हूँ आपका अपने चैनल गुल स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर यूपीपीएससी जैसी लेक्चरर एग्जाम 2018। देखिए, ये वीडियो मैंने पिछले बार भी लगभग 8-9 महीने पहले भी अपलोड की है 2018 वाला पेपर, लेकिन उसमें कुछ वॉइस प्रॉब्लम होने की वजह से जो ये मैं वीडियो दोबारा शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, तो इसलिए ये क्वेश्चन पेपर में दोबारा आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें 2018 में जो 30 क्वेश्चन आए थे वो जीएस से आए थे। पिछली बार 30 क्वेश्चन आए थे और इस बार 40 आएंगे और 80 आएंगे आपके सब्जेक्ट से। तो वो 30 जो क्वेश्चन है जीएस वाले वो हमने छोड़ दिए हैं। अगर आप जीएस वाले क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जीएस वाला पेपर भी इस पर अपलोड करती रहती हूँ। शुरू करते हैं। टेनिसन्स पोयम इन मेमोरियम वॉज कंपोज्ड टू कॉमेमोरेट द डेथ ऑफ। टेनिसन की जो पोयम है इन मेमोरियम, ये किसकी डेथ को कॉमेमोरेट करती है? तो ये करती है आर्थर हेनरी हेलम। देखिए, ऑप्शन सी इसका सही है। ये इन मेमोरियम जो है एक पोयम है जो ब्रिटिश पोइट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई है। ये कंप्लीट की गई थी 1849 में, ठीक है। और ये आर्थर हेनरी हेलम ने अपने कैम्ब्रिज फ्रेंड ये जो पोयम है ये टेनिसन ने अपने कैम्ब्रिज फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम के लिए लिखी थी जब वो मर गए थे। वो अचानक से वियना में मर गए थे 1833 में 42 साल की उम्र में। तो इनका फर्स्ट ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अर्नल्ड्स एम्पोडिकल्स ऑन एटना इज एन। मैथ्यू अर्नोल्ड का जो एम्पोडिकल्स ऑन एटना है वो क्या है? ऑप्टिमिस्टिक पोयम है, मेलोड्रामेटिक पोयम है, कलरफुल पोयम है, आइडलिस्टिक। तो ऑप्शन बी इसका सही है, मेलोड्रामेटिक पोयम। देखिए, मेलोड्रामेटिक पोयम क्या होती है? एम्पोडिकल्स ऑन एटना ए मोलोड्रामेटिक पोयम बाय मैथ्यू अर्नोल्ड, और ये पब्लिश हुई थी एनोनिमसली 1852 में इन द कलेक्शन ऑफ एम्पोडिकल्स ऑन एटना। ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड की जो पोयम थी एम्पोडिकल्स ऑन एटना, ये एक ड्रामेटिक पोयम थी है और ये एनोनिमसली 1852 में पब्लिश की गई थी। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। टी.एस. इलियट प्रोपाउंड्स द इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोइट्री इन। टी.एस. इलियट ने प्रोपाउंड की थी द इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोइट्री इन किसमें? फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, द मेटाफिजिकल पोइट्स, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। देखिए, मैं ये सारे ऑप्शंस आप नेक्स्ट क्वेश्चन से नहीं बोलूंगी, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसका है ऑप्शन नंबर डी, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। ये जो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट है ये 1919 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, पब्लिश कब हुआ था ये ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट? ये 1919 में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। जो सेंटेंस है इसको इनडायरेक्ट बनाना है। ही सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू, तो ही सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में, मी का ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी आई डोंट बिलीव यू को बदला ही डिड डज नॉट बिलीव, ही सेड दैट आई को बदला ही नहीं आया। देखिए, इसमें कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ही इसका ही में बदलेंगे। ही सेड टू को बदलेंगे टोल्ड मी, ठीक है, मी का मी, इन्वर्टेड कोमा की जगह पर दैट। शायद ये मिसप्रिंट है या एग्जाम में यस आया हो। आई को बदलेंगे ही आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग बदलते हैं तो ही आ जाएगा। या तो आप ही भी हटा सकते हैं, क्योंकि ये जो दैट है ये उसका भी काम करेगा, सब्जेक्ट का भी। दैट, जैसे कोई चीज हमसे दूर होती है तो हम उसके लिए दैट लगाते हैं ना। तो ही टोल्ड मी दैट डिड नॉट बिलीव यू, कुछ उसमें जो है ही डिड नॉट बिलीव मी, दैट ही डू नॉट को बदलेंगे डिड नॉट में, बिलीव का बिलीव,
और यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट का कोडिंग चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मी। तो ये ऐसा हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट बिलीव मी। देखिए इसमें ऐसा कोई सा भी नहीं है। अगर ये वाला है आगे का सेंटेंस तो इसमें सेड है और फिर दैट, कंजक्शन कुछ भी नहीं है। he said he refused to be, he said that I did not believe you। पता नहीं क्या ऑप्शंस दे रखे हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैट sprang upon the table। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, अपॉन। देखिए जब गति अवस्था होती है ना तो फिर अपॉन का यूज किया जाता है। शुद्ध वाक्य जो हुआ वो अपॉन होगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डोंट हैव ए पीस ऑफ चॉक सो आई कैन नॉट राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। मेरे पास चौक का टुकड़ा नहीं है इसलिए मैं ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिख सकता। ऑप्शन नंबर सी। दे हैव रिसीव्ड अ लेटर बाय नाउ। तो दे शुड हैव रिसीव अ लेटर बाय नाउ। देखिए शुड का यूज कब किया जाता है, शुड का यूज जो किया जाता है वो एडवाइस और सिफारिश का अर्थ में किया जाता है। तो यहाँ पर सिफारिश की जा रही थी, दे शुड हैव रिसीव अ लेटर बाय नाउ। उन्हें हमारा जो लेटर है वो अभी रिसीव कर लेना चाहिए। तो ये एक सिफारिश की जा रही है। नेक्स्ट है, व्हेन आई वॉज यंग आई माइट रेड, अच्छा रेड विद ग्लासेस, आई माइट रीड विद ग्लासेस, आई शुड रीड, आई कुड, आई वुड। देखिए इसमें वुड आएगा। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था, आई वुड रीड विद ग्लासेस, आई वुड रेड विद ग्लासेस, मैं चश्मे से पढ़ा करता था, है ना। तो जब हम पास्ट की हैबिट्स के बारे में बताते हैं ना तो ये उसमें वुड का यूज किया जाता है। देखिए कुछ मैंने ये पहले शेयर किया था तो इसमें कमेंट आया था कि यहाँ पर कुड आना चाहिए। देखिए कुड नहीं आएगा, यहाँ पर वुड जो है वो सुटेबल रहेगा और इसका जो वुड आंसर है वो ऑथेंटिक रहेगा, क्योंकि वुड जो है शो द हैबिट्स ऑफ पास्ट को दर्शाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, वुड। यहाँ पर क्या आया था, शुड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज ऑन एंड ऑफ मीन्स। द फ्रेज है ऑन एंड ऑफ, इसका क्या मतलब होता है, कंटिन्यूअसली, रेगुलरली, एनुअली या इंटरमिटेंटली। देखिए ऑन एंड ऑफ का मतलब होता है कभी कभी, ठीक है। ऑन एंड ऑफ का मतलब होता है कभी कभी, और इसका जो हमसे क्या पूछा जा रहा है, फ्रेज है, तो इसका इंटरमिटेंटली हो जाएगा। इंटरमिटेंटली मीन्स होता है रुक रुक कर। Now the next question, yonder comes the powerful king of day rejoicing in the east। तो इसमें यूज किया गया है पर्सोनिफिकेशन का। देखिए पर्सोनिफिकेशन क्या है, पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर डिस्क्राइब्ड टू स्कैम लाइक पीपल। मतलब जहाँ पर निर्जीव वस्तुओं को सजीव मान लिया जाता है वहां पर पर्सोनिफिकेशन होता है। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। अथीज्म की सही स्पेलिंग आपको चूज करनी है, तो ऑप्शन सी इसका सही है, ATHEISM। अथीज्म का मतलब होता है अनीश्वरवादी, ठीक, अनीश्वरवाद। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ए मैन विद एबनॉर्मल हैबिट्स, जिस इंसान की हैबिट्स एबनॉर्मल हो, मतलब कुछ अलग सा हो, तो उसको कहते हैं सनकी, और सनकी को इंग्लिश में कहते हैं इसेंट्रिक। ऑप्शन नंबर डी। द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम नॉट टू सी आई टू आई। इसका करेक्ट मीनिंग बताइए। नॉट टू सी
आई टू आई, तो इसका मतलब होता है डिसएग्री, ऑप्शन नंबर ए। आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अवेंट-गार्ड, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवेंट-गार्ड, इसका मतलब होता है न्यू एंड एक्सपेरिमेंटल आइडिया एंड मेथड इन आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर। अवेंट-गार्ड क्या होता है? अवेंट-गार्ड जो होता है वो एक न्यू एंड एक्सपेरिमेंटल आइडिया होता है इन द मेथड इन आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर में। आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसका हो जाएगा विवि सेक्शन, ऑप्शन नंबर ए सही है, विवि सेक्शन। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्टली, स्पेलिंग भी 5 आई थी शायद 18 में, 5-6। फैल्मेटिक, फ्लैगमेटिक, फ्लैगमेटिक, ऑप्शन नंबर बी, PHLEGMATIC, फ्लैगमेटिक। फ्लैगमेटिक कहते हैं शांत चित्त। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हॉरिजेंटल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल है इसका ऑप्शन सी सही है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मीन्स होता है क्षैतिज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्थो वी रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प अस ही रिमाइंड इनडिफरेंट विद आवर वर्ड्स, ऑप्शन नंबर सॉरी 2 आवर वर्ड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। Now the next question, William Butler Yeats was nominated as Senator of the Irish Free State on the ground that he had been a member of the Irish Republican Brotherhood, one of the main forces behind the tragedy, option number B. Now the next question, language is a verbal communicate, but we communicate with other means also, option number first. Now the next question. Next question है, identify the figure of speech used in the following lines. How soon hath time the subtle thief of youth stolen on his wing my 23 years. इसमें कौन सा figure of speech है? तो इसमें है फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर, क्योंकि यहाँ पर हाउ सून हैथ टाइम द सब्टिल थीफ ऑफ यूथ, जो टाइम का कंपैरिजन किया जा रहा है वो सब्टिल थीफ ऑफ यूथ से किया जा रहा है। तो जब दो अलग अलग काइंड की वस्तुओं में कंपैरिजन किया जाए और कंपैरिजन का वर्ड न दिए हो तो वहाँ पर मेटाफर होता है। अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच 2 थिंग्स आर कंपेयर्ड बट वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड। मेटाफर वो होता है जिसमें 2 डिफरेंट काइंड की वस्तुओं की तुलना तो की जाती है लेकिन तुलना के वर्ड्स नहीं दिए होते हैं, एज लाइक और सो। नेक्स्ट है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। न्यूटन डिस्कवर्ड दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मेड एप्पल्स फॉल। तो इसमें सही ऑप्शन चूज करना है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि देखिए न्यूटन डिस्कवर्ड दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मेक्स एप्पल्स फॉल, क्योंकि ये सदा सत्य रहने वाली बात है। न्यूटन ने डिस्कवर किया था कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, शक्ति होती है ना, उसी की वजह से ऊपर से जब कोई चीज हम फेंकते हैं तो वो नीचे ही आकर गिरती है। तो क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिसकी वजह से वो चीजों को खींच लेती है। तो ये सत्य रहने वाली बात है, ये बात न्यूटन ने कही थी। और जब सत्य रहने वाली बात की जाए तो वो सिंपल प्रेजेंट में ही की जाती है। नेक्स्ट है, एंड राइट सफिक्स टू रिपेंट। रिपेंट का जो राइट सफिक्स होगा वो क्या होगा? तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रिपेंटेंट। TANT लग जाएगा, रिपेंटेंट हो जाएगा। एड राइट प्रीफिक्स टू बोल्ड। बोल्ड के लिए हो जाएगा एम बोल्ड, EMBOLD, इम बोल्ड। करेक्ट द एंटोनियम, गिव द करेक्ट एंटोनियम फॉर एक्विट। एक्विट मीन्स होता है छोड़ना, इसका हो जाएगा या एक्विट मीन्स मैंने बताया था अभी छोड़ना, यही होता है। छोड़ना मतलब दोष मुक्त करना किसी को, और इसका हो जाएगा कन्विक्ट, यानी कि दोष उस पर सिद्ध करना।
चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम पुट आउट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। पुट आउट का जो है आपको पुट आउट की जगह पर इनमें से कोई सा एक वर्ड रखना है जो आपका सेंटेंस बिल्कुल सही बैठ जाए। तो ही वॉज वेक्स्ड आउट व्हेन आई रिफ्यूज्ड हिज रिक्वेस्ट फॉर ए लोन। वेक्स्ड या पुट आउट मीन्स होता है परेशान होना। तो ही वॉज वेक्स्ड या ही वॉज पुट आउट, वे परेशान हो गया व्हेन जब आई रिफ्यूज्ड हिज रिक्वेस्ट फॉर ए लोन, जब मैंने उसके लोन की रिक्वेस्ट को रिफ्यूज किया। नेक्स्ट है सिलेक्ट द वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्ट क्लोज अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड टिमिड। टिमिड का एक ऐसा वर्ड चूज कीजिए जो इसके मोस्ट अपोजिट हो। टिमिड मीन्स होता है कायर, दब्बू, डरपोक, तो उसका हो जाएगा बोल्ड। बोल्ड मीन्स बहादुर, ब्रेव। नेक्स्ट है सिलेक्ट द वर्ड विच इज मोस्ट क्लोजली अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ एडमोनिशन। एडमोनिशन क्या होता है? देखिए एडमोनिशन मीन्स होती है चेतावनी और एडमोनिशन थ्रेट, रिक्वेस्ट, वार्निंग, फ्री। तो इसका हो जाएगा, हमें क्या लिखना है? इसका वर्ड विच इज मोस्ट क्लोजली अपोजिट हो, अपोजिट लिखना है हमें। तो अपोजिट चेतावनी का अपोजिट हो जाएगा जी और रिक्वेस्ट। ठीक। गिव द एंटोनियम ऑफ सेज। सेज मीन्स होता है ज्ञानी, ज्ञानी का उल्टा हो जाएगा जी फूल, मूर्ख। एंटोनियम बताना है मॉइस्ट। मॉइस्ट मीन्स होता है गीला, तो इसका हो जाएगा सूखा, ड्राई। वैसा गीला नहीं, जैसे कुछ गीला हो जाता है उसको गीला। सूखा मतलब पतला इंसान को भी सूखा कह देते हैं, वो वाला सूखा नहीं, ये ड्राई वैसा वाला सूखा। नेक्स्ट है हु रोट द एसे एंटाइटल्ड ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ। जो ऐसे है ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, ये किसने लिखा है? टी.एस. इलियट ने। तो ये लिखा है थॉमस डी क्वेंसी ने। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट कंपोज्ड इन बैलेड फॉर्म। कौन सी बैलेड फॉर्म में नहीं लिखी गई? देखिए ला बेला डैम सेम मर्सी बैलेड है, प्राउड मैसी बैलेड है, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर ये भी बैलेड है, और जो लाइसिडस है ये एक एलिजी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, who has originally composed the line sweet Thames run softly till I end my by song। तो ये किसने लिखा है? जॉन डन, टी.एस. इलियट, एडमंड स्पेंसर या जॉन मिल्टन। तो ये लिखा है एडमंड स्पेंसर ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। देखिए जो लाइन है स्वीट थैम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग इज ओरिजिनली कंपोज्ड इन एपिथेलियम, जो 1595 में थी। तो ये लिखी गई है एडमंड स्पेंसर के द्वारा। हु प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इसेम्प्लास्टिक इमेजिनेशन इन इंग्लिश लिटरेचर। इसेम्प्लास्टिक इमेजिनेशन जो है इंग्लिश लिटरेचर में वो किसने प्रोपाउंड की थी? तो वो की थी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, और एस.टी. कॉलरिज ने। एस.टी. कॉलरिज प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इसेम्प्लास्टिक इमेजिनेशन इन इंग्लिश लिटरेचर इन हिज बुक बायोग्राफी लिटरेरिया में जो है इन्होंने ये दिया था। जो बायोग्राफी लिटरेरिया 1817 में पब्लिश हुई थी एस.टी. कॉलरिज की, तो उसी में इन्होंने ये प्रोपाउंड किया था कि इसेम्प्लास्टिक इमेजिनेशन का। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे टिक कर लीजिए। इन विच ईयर वाज द बुक बायोग्राफी लिटरेरिया पब्लिश्ड। अभी मैंने आपको बताया ही था 1817 में पब्लिश हुई थी बायोग्राफी लिटरेरिया, तो 1817 AD। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स हैज बीन डिफाइंड एज इट डिसॉल्व्स, डिफ्यूज, डिसिपेट्स इन ऑर्डर टू रिक्रिएट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इमेजिनेशन। Now the next question, Matthew Arnold's The Study of Poetry was published in। मैथ्यू अर्नोल्ड की स्टडी ऑफ पोइट्री पब्लिश की गई थी 1888, 70, 95 या 80। स्टडी ऑफ पोइट्री पब्लिश्ड इन 1888। देखिए 1888 में
अगर आपको इसका कोई और आंसर लग रहा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। ऑप्शन इसका फर्स्ट है 1888। नेक्स्ट है द करेक्ट टाइटल ऑफ शैलेस पोयम इज। जो शैले की पोयम है टू ए स्काई लार्क, इसका करेक्ट टाइटल क्या है? टू द स्काई लार्क है, टू स्काई लार्क है, द स्काई लार्क है, टू ए स्काई लार्क है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है, टू अ स्काई लार्क। A sense sublime of something far more deeply interfused, the words given above occurs in। जो वर्ड्स हैं ये कहाँ में हैं? तो ये है टिंटन्स एबी में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म वाज रिटन। नेसेसिटी ऑफ एथिज्म लिखी गई है पीबी शैले के द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज नॉट एन एलिजी। इनमें से कौन सी एक एलिजी नहीं है? ब्रेक 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 एलिजी है, सिलाइसिडेस एलिजी है, थायरिसिस एलिजी है, और प्रोज पीस जो है इज नॉट एन एलिजी। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? प्रोज पीस जो है ये एक एलिजी नहीं है, ये है एक रिप्रेजेंटेटिव पोइट की लिखी गई है, रॉबर्ट ब्राउनिंग की है पोइटिक आर्ट में। इट्स नॉट एन एलिजी, इट्स अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ठीक है, ये एक एलिजी ना होकर के क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग है। नेक्स्ट है स्टैनले वेबर इन द बर्थडे पार्टी इज। स्टैनले वेबर जो है बर्थडे पार्टी में वो क्या है? पियानिस्ट है, गिटारिस्ट है, ड्रमर है, या वायोलिनिस्ट है, वायोलिन बजाने वाला? तो वो है एक पियानोनिस्ट। द बर्थडे पार्टी जो है एक फर्स्ट फुल लेंथ प्ले है हारोल्ड पिंटर का, जो 1957 में लिखा गया है। स्टैनले वेबर इज ए पियानिस्ट इन द प्रेजेंट प्ले। और स्टैनले जो वेबर थे वो बर्थडे पार्टी के एक पियानिस्ट थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। द ट्विन ब्रदर ऑफ वायोला इन 12th नाइट इज। वायोला का जो वायोला और सेबास्टियन जुड़वा बहन भाई थे, तो उसका नाम पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेबास्टियन। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। इनमें से कौन सा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखा गया है? सेक्रीफाइस लिखा गया है, रेड ऑरलैंडर्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स इज नॉट रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, द बैचलर ऑफ आर्ट्स इज रिटन बाय आर के नारायण, और पब्लिश हुई थी ये 1837 में। बैचलर ऑफ आर्ट की बात की जा रही है। देखिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स इज रिटन बाय आर के नारायण, और इसको पब्लिश हुई थी ये 1837 में। 1837 में जॉन मिल्टन की लाइसिडेस भी हुई थी। नेक्स्ट है इन विच बुक ऑफ मुल्क राज आनंद बाखा इज द सेंट्रल कैरेक्टर। मुल्क राज आनंद की किस बुक में बाखा सेंट्रल कैरेक्टर है? तो आपको याद होगा, सभी को पता होगा, अनटचेबल। बाखा, लाखा, राखा, सोहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच वर्क वॉज अर्नेस्ट हेमिंग्वे अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज अर्नेस्ट हेमिंग्वे को उनके किस वर्क के लिए दिया गया था? तो वो ऑप्शन नंबर सी, द ओल्ड मैन एंड द सी। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्ले नॉट रिटन बाय गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड के द्वारा कौन सा प्ले नहीं लिखा गया है? सेक्रीफाइस। ये अभी आपको ऊपर वाले जो क्वेश्चन आया था उसमें है। सेक्रीफाइस जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का है। तुगलक ये गिरीश कर्नाड का है। हयावंदना ये भी, ययाति ये भी, तीनों जो है इनके ही हैं गिरीश कर्नाड का। जो सेक्रीफाइस है ये रविन्द्रनाथ टैगोर का है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम वाज रिटन बाय। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है जी मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम जो मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है, ये एक परफेक्टरी ऐसे है ऑफ हिज कलेक्शन ऐसे इन क्रिटिसिज्म एंड द प्रेजेंट आर्ग्यूमेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, who said Donne affects the metaphysics not only in his satires but in his amorous verses। किसने कहा है कि डन जो है अफेक्ट्स करते हैं द मेटाफिजिक्स नॉट ओनली इन हिज सटायर्स बट इन हिज अमोरस वर्सेस? तो ये कहा किसने है? ड्राइडन ने, जॉन डन ने। तो ये कहा है जॉन ड्राइडन ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट कंपोज्ड बाई पीबी शैले। पीबी शैले के द्वारा नहीं लिखा गया है? द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, द सेंसी, लामिया या प्रोमेथस अनबाउंड।
तो लामिया जो है वो मैथ्यू आर्नोल्ट के द्वारा पीबी शेले के द्वारा नहीं लिखा गया है। लामिया इज रिटन बाय जॉन कीट्स और ये एक नरेटिव पोयम है और ये कीट्स के द्वारा लिखी गई है लामिया। इट्स नॉट रिटन बाय पीबी शेले। पीबी शेले ने रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, प्रोमेथस अनबाउंड, द सेंसी, ये तीनों लिखे हैं। विच फ्रेज वॉज नॉट कॉइन्ड बाई टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट के द्वारा कौन सी फ्रेज जो है कॉइन नहीं की गई है? नेगेटिव कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी या डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। तो जो टर्म है नेगेटिव कैपेबिलिटी, ये जॉन कीट्स के द्वारा कॉइन की गई है और बाकी सारे टी.एस. इलियट के लिए। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। देखिए इससे आपके कई सारे क्वेश्चंस पक्के हो जाएंगे। ये भी आ सकता है कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को किसने कॉइन किया था? टी.एस. इलियट ने। यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी को भी टी.एस. इलियट ने। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी को भी इन्होंने किया था। नेगेटिव कैपेबिलिटी जो है ये कीट्स से रिलेटेड है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिसन वॉन द चांसलर्स मेडल एट द कैम्ब्रिज ऑन हिज पोयम। टेनिसन ने चांसलर का मेडल जीता था एट कैम्ब्रिज में ऑन हिज पोयम, अपनी की इस पोयम के लिए। यूलिसिस, द लेडी ऑफ शैलोट, टिम्बकटू या लोटस ईटर, टिम्बकटू। तो उन्होंने ये जीता था अपनी पोयम टिम्बकटू के लिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। The line hearts are not had as a gift but hearts are earned appears in William Butler Yeats poem। जो लाइन है ये hearts are not had as a gift but hearts are earned appear in William Butler Yeats की कौन सी पोयम? The Lake Isle of Innisfree, The Prayer for My Daughter, A Prayer for My Son, The Wind Among the Reeds। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द प्रेयर फॉर माई डॉटर्स, जो 1919 में लिखी गई थी और 1921 में ये पब्लिश की गई थी। द प्रेयर 1919 में ये लिखी गई थी, ठीक है, और 1921 में ये पब्लिश की गई थी। The rest is silence. These are the last words spoken before his death. Hamlet. Very important question. Chaucer's prologue to the Canterbury Tales opens with a description of the month of। चौसर की जो कैंटरबरी टेल्स है वो अप्रैल का महीना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। Now the next question, which play of Shakespeare has an epilogue? शेक्सपियर के किस प्ले में एपिलॉग है? तो टेम्पेस्ट में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, टेम्पेस्ट। द प्ले टेम्पेस्ट हैज एन एपिलॉग। द टेम्पेस्ट वाज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ड्राइडन का जो द हिंद एंड द पैंथर है 1687, ये रिटन इन डिफेंस ऑफ एंग्लियन चर्च, रोमन कैथोलिक फेथ, प्यूरिटनिज्म या क्वेकरिज्म। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, द हिंद एंड द पैंथर, जो 1668 में लिखी गई है। तो ये रोमन कैथोलिक फेथ पर लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, who made the following remark, if Pope be not poet, where is poetry to be found? अगर पोप पोइट नहीं होते हैं तो पोइट्री कहाँ होती? ये बात किसने कही थी? तो ये कही थी डॉक्टर जॉनसन ने। इफ पोप बी नॉट अ पोइट, वेयर इट पोइट्री बी फाउंड? तो इसका हो जाएगा जी डॉक्टर जॉनसन, ऑप्शन नंबर सी।
द टर्म रेनेसे मीन्स, रेनेसे का क्या मतलब होता है? रीबर्थ होता है, रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, द टर्म रेनेसे मीन्स रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग। द इंग्लिश रेनेसे वॉज ए कल्चरल एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट इन इंग्लैंड डेटिंग फ्रॉम 15th टू अर्ली 17th सेंचुरी। ये 15th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक चली। और रेनेसे जो है ये इसका मतलब होता है रीबर्थ। द प्रेल्यूड ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ कंसिस्ट ऑफ, प्रेल्यूड में कितनी बुक्स हैं? 14 बुक्स हैं। ऑप्शन नंबर सी। अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट पेरिपेशिया मीन्स, अरिस्टोटल्स का जो कॉन्सेप्ट है पेरिपेशिया, इसका क्या मतलब होता है? रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन, कन्वर्सेशन ऑफ अ कैरेक्टर, डाउन ऑफ नॉलेज, अ फ्लॉ इन द ट्रेजिक हीरो। तो अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट पेरिपेशिया मीन्स रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन। इट ऑल्सो नोन एज द टर्निंग पॉइंट ऑफ प्लेस इन विच द ट्रेजिक प्रोटोगोनिस्ट चेंजेस फ्रॉम गुड टू बैड। देखिए, इसका पेरिपेशिया का मतलब होता है रिवर्सल, रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन। और इसको जो है एक टर्निंग पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि एक ट्रेजिक प्रोटोगोनिस्ट जो है गुड से बैड बन जाता है अचानक से, तो उसको हम पेरिपेशिया कहते हैं। नेक्स्ट है फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग। करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। ही एंटर्ड इनटू द रूम, दिस बुक इज preferable than that, I am fond of reading fiction, the boy threw a stone in the water। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। रुको एक मिनट, दिस बुक इज प्रेफरेबल देन आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग फिक्शन। ऑप्शन सी इसका सही है, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग फिक्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। द टीचर सेड टू द बॉय गो अवे फ्रॉम योर क्लास। So the teacher said to the boy to go away from his class. The teacher pleaded with the boy to go away from his class. Teacher said to the boy, go away from your class. अपनी क्लास से जाओ। तो ऑर्डर ही देता है टीचर। तो the teacher ordered the boy to go away from his class। ऑप्शन बी इसका सही लग रहा है मुझे। अगर आपको लग रहा है कोई और सा। टीचर प्लीडेड विद द बॉय, प्लीडेड आग्रह किया लड़के से, टू गो अवे फ्रॉम हिज क्लास, उसकी क्लास से चला जाए। रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं। तो या तो इसका ऑप्शन बी सही लग रहा है। अगर आपको कोई और सा क्वेश्चन आंसर लग रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताएं। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। ही कैन रीड इंग्लिश एंड फ्रेंच। वो इंग्लिश और फ्रेंच रीड कर सकता है। पैसिव बनानी है तो इंग्लिश एंड फ्रेंच can English and French could be read by him। French will would तो आएगा नहीं, तो can को बदलेंगे could में ही। can read English and French। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। गिव द सिनोनिम ऑफ चाइल्ड लाइक। चाइल्ड लाइक का सिनोनिम बताइए। चाइल्ड लाइक क्या होता है? बच्चों के जैसा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चाइल्डिश। गिव द एंटोनियम ऑफ नोटी। नोटी का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स को कहते हैं नोटी। तो इसका हो जाएगा जी डिफिकल्ट। ऑप्शन नंबर इसका हमें एंटोनियम बताना है ना, तो इजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। सप्लाई द सुटेबल प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द बुक लाइज ऑन द टेबल, एट द टेबल, इन द टेबल या अक्रॉस द टेबल। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑन द टेबल। Use the proper idiomatic phrase in the following sentence that rebels: laid out, laid down, laid up, led by। बी इसका सही है। तो प्रॉपर idiomatic phrase है इस सेंटेंस में वो the rebels laid down their arms। Supply the proper prefix for qualify। qualify के लिए अनक्वालिफाइड, डिसक्वालीफाई, मिसक्वालीफाई क्या लगेगा? तो डिसक्वालीफाई हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। देखिए, अगर मैं आपके साथ और ज़्यादा क्वेश्चंस बताऊंगी इसके, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका दूसरा पार्ट अपलोड करूं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।